हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो उद्गम सीरीज के इस नए लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, जो कि हम मैथमेटिकल फिजिक्स का एडवांस पोर्शन का टॉपिक है आपका। एंड एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि ये जो टॉपिक है ये काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज बुक्स के अंदर बहुत डिटेलिंग के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको समझाया जाता है, या बहुत सारी चीजें जो उसमें क्लियर नहीं होती, जबकि ये बहुत इजी है। लाइक मैनी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप बिल्कुल सीधे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए उद्गम सीरीज के अंदर हम उन पोर्शंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको श्योर मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, या आपको इतने अच्छे में वो कंटेंट नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो लेक्चर 1 था मैथमेटिकल फिजिक्स का, उसके अंदर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 हमने स्टडी किया था, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में वेव इक्वेशन स्टडी की थी। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी हीट इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, तो हीट इक्वेशन हम करेंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, कैसा मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और उससे आपको कैसे सॉल्व करना है, दिस वी आर गोइंग टू लुक एट। नाउ गाइज, हीट इक्वेशन। सबसे पहले मैं हीट इक्वेशन लिखता हूं एंड देन मैं आपको उसका मीनिंग समझाऊंगा। तो हम लिख रहे हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो आपके पास एक फंक्शन है h, ठीक है? तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, u h या सम f, तो ऐसा कुछ भी। तो ये x एंड t का फंक्शन है। अब इसमें मैं सेकेंड डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर। एंड यही जो हमारे पास फंक्शन है, इसका टाइम डेरिवेटिव, पार्शियली डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव्स में फर्क क्या होता है वो भी समझाया है। तो आई होप वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जब यहां पर दो वेरिएबल हैं x एंड t, तो तब मैं जब सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x के चेंज को स्टडी कर रहा हूं, इन दैट केस मैं यहां पार्शियल डेरिवेटिव यूज करूंगा। एंड अगर मेरे पास फंक्शन होता ओनली वन वेरिएबल, आपके पास कंसीडर टू बी लाइक ओनली x का फंक्शन होता, तो यहां मैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करता। सो गाइस, अब ये आपके पास है हीट इक्वेशन। अब ये हीट इक्वेशन, भाई इसको हीट इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट में, किसी हीटेड ऑब्जेक्ट में जब आपके पास कोई सोर्स ना हो, उस केस को एक्सप्लेन करने के, या उसमें थोड़ी देर बाद हीट का प्रोफाइल क्या होगा ये बताने में आपको हेल्प करती है। नहीं समझे? एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक रोड है लाइक दिस, जो कि आपकी है फ्रॉम 0 टू L लेंथ है। अब क्या हुआ, मैंने यहां पर एक कंसीडर करो कोई कैंडल रख दी, ठीक है? ये बचपन में इस तरीके से बनाते थे, ठीक है? ये कैंडल इस तरीके से हमने बना दी। अब यहां पर ये इसको हीट कर रही है। अब ये हीट चल रही है, हीटिंग चल रही है। हीटिंग चलेगी तो क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी जैसे मेटल की रोड है, तो उसके अंदर ये जो इसके अंदर हीट है वो क्या है, वो इधर मेन पोर्शन में ज्यादा गर्म होगा और दूर के पोर्शन में थोड़ा सा कम गर्म होगा। तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहूं टेम्परेचर, तो मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूं कि बीच में टेम्परेचर ज्यादा है और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं यहां टेम्परेचर कम है। नाउ अब यहां पर तो हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स है,
तो वो सोर्स जब होता है तो ये इक्वेशन में हल्का सा कुछ डिफरेंस होता है, बट वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है। अब क्या है, अब अगर मैं क्या करता हूं, इस कैंडल को यहां से हटा देता हूं, ठीक है, और मैं इस कैंडल को यहां से हटा देता हूं। नाउ गाइस, अब क्या होगा, अब आप देखोगे, अब इसमें मुझे देखना है कि थोड़ी देर में क्या होगा कि जो हीटेड पोर्शन है उससे हीट निकल के जो ठंडे वाले पोर्शन है उसमें डिफ्यूज होने लग जाएगी। तो ये जो हीट है जहां पर कंसंट्रेटेड है वहां से बाकी जगह पर जाने लग जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि अब से 5 मिनट के बाद बताओ टेम्परेचर का प्रोफाइल कैसा होगा, क्या यहां पर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा लेकिन बाकी टेम्परेचर इधर इधर स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह की क्या चीज होगी अब से 5 मिनट के बाद, तो वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो उसका प्रोफाइल कैसा होगा वो आपका इस इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो इसमें ये एच क्या है, एच फंक्शन क्या है, एच आपके पास फंक्शन है कि ये जो हीट है इसके अंदर, ठीक है, या आप उसे कहो कि जो हीट एनर्जी है, या आप कहो कि जो अभी टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हीट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन बन रहा है ये आपके पास ऐसा फंक्शन है जो कि एच है, लेकिन वो विद टाइम चेंज होकर क्या होगा, तो वो इस तरीके का फंक्शन है जो कि इधर स्पेस पे भी डिपेंडेंट है और खुद वो टाइम पे भी डिपेंडेंट है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो इट चेंजेस। तो आई गेस अब बात क्लियर हुई होगी आपको कि अब सोर्स नहीं है और जो भी किसी चीज का टेम्परेचर प्रोफाइल था वो किस तरीके से स्प्रेड हो गया है इवनली, तो उसको आप समझ सकते हो। नाउ अलोंग विद दिस अगर मैं इसको समझूं कि मेरे पास कमरे में आपने एक परफ्यूम की बोतल खुली छोड़ दी, तो ओवरऑल क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स जो परफ्यूम है जो एक वॉलेटाइल लिक्विड है उससे टकराएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर ऐसे छोड़ देंगे। अब उनसे एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट इफ वी लुक एट, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जो आसपास के एनवायरनमेंट में इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो इस 3D एनवायरनमेंट के अंदर यहां पर मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे फैल के पूरे कमरे में फैल जाएंगे, तब तक फैलते रहेंगे जब तक उसकी कंसंट्रेशन पूरे कमरे में यूनिफॉर्म नहीं हो जाती। इसी तरीके से आपने देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई भी कहते हैं, अगर उसे पानी में डाल दिया धीरे 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 डिफ्यूज होते हुए वो तब तक डिफ्यूज होगा जब तक पूरे पानी में उसकी कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो इन सब तरह की चीजों को आप इसी हीट इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कि ये डिफ्यूजन में भी काम आता है, डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने में भी काम आता है। तो डिफ्यूजन फिनोमिना भी क्या है, इसी तरीके से है कि जहां पर हीट ज्यादा है या जहां पर आपके पास मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, किसी खास तरह के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे स्प्रेड करेगी, जैसे हीट स्प्रेड करके हॉटर टू कोल्डर प्लेस पे जाके धीरे धीरे यूनिफॉर्म करेगी, वैसे ही कोई खास तरह के मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट हैं वो भी इसी तरीके से स्प्रेड करेंगे और धीरे धीरे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि किस सिचुएशन में कैसे ये इक्वेशन एक्सप्लेन करेगा। नाउ लेट्स सी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सोल्व हम कैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर से वही चीज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, आई होप वो आपको याद होगा। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है सो प्लीज गो टू दैट एंड पहले आप वो लेक्चर देखिए, अच्छे से समझिए, देन ये लेक्चर आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल हलवा जैसे आपको सब आता है, ठीक है। तो वही सेम टेक्निक्स हम यूज करेंगे और वो टेक्निक आपके पास क्या है, आपके पास एक हीट इक्वेशन है एंड हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें दो पार्ट हैं, एक है टोटली जो स्पेस डिपेंडेंट पार्ट है और एक है टोटली जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। तो ये हीट के फंक्शन को जो भी इसमें है तो दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, ठीक है।
स्पेस का पार्ट अपने तरफ से काम करेगा अलग, टाइम का पार्ट अपनी तरफ से अलग से काम करेगा, दोनों अपने अपने तरीके से काम करेंगे। नाउ तो ये स्पेस का पार्ट, ये टाइम का पार्ट। अब अगर मैं इस पार्ट को, ठीक है, यहां पर मैं पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? लेट्स लुक एट वही सब चीजें जो हमने कल के लेक्चर में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉरी जो हमने किया था, वो सब बिल्कुल उसी तरीके से हम दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मान के हम उसको अब सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस? तो इसको हम पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, एंड व्हाट वी गेट, सबसे पहले आपके पास स्पेस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो टाइम की टर्म आपके पास बाहर आ जाती है और आपके पास बच जाती है स्पेस की टर्म ओनली। तो ये पार्शियल है, अब मैं इसको ऑर्डिनरी लिख सकता हूं, सो देयर इज नो इश्यू इन दैट। दिस इज इक्वल टू, अब सेकंड जो आपके पास टर्म है 1/α², अब इसमें क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो स्पेस की टर्म बाहर आ जाएगी, स्पेस की टर्म x बाहर, डिवाइड बाय α² डेल स्क्वायर t बाय डेल t स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा। नाउ हम इसको फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइडिंग बाय xt बोथ साइड्स, तो xt से बोथ साइड्स डिवाइड करने पे आपके पास क्या आएगा, एक तरफ ये आ जाएगा 1/x d² x बाय dx² इज इक्वल टू 1/α² t d²t, सॉरी ये आपका वेव इक्वेशन में स्क्वायर होता है, हीट इक्वेशन में सिंगल टी होता है, ठीक है, माय मिस्टेक। तो ये आपके पास आ जाएगा dt बाय dt। फाइन। नाउ गाइज, अब आपको पता चल गया कि भाई ये जो सारा फंक्शन है वो टोटल स्पेस का फंक्शन बन चुका है, ये जो है ये टोटल आपका टाइम का फंक्शन बन चुका है। नाउ अगेन विद द सेम थिंग, आपके पास ये होना चाहिए किसी कांस्टेंट के इक्वल, एंड दैट कांस्टेंट इज योर -k²। यहां पर फिर वही चीज, आप k² भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, लेकिन उससे वो सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल होगा जिस तरीके का सॉल्यूशन हम चाह रहे हैं, जिस तरीके का टाइम डिपेंडेंस, जिस तरीके का स्पेस डिपेंडेंस हम चाह रहे हैं, उससे वो नहीं आपको मिलेगा। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द चॉइस, ठीक है, वन ऑफ द चॉइसेस और भी हो सकती हैं, लेकिन वो अलग कंडीशंस के लिए, डिफ्यूजन या हीट इक्वेशन के तौर पर, जैसे हम जिसकी जगह पर हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं वहां पर ये इसी तरह की स्ट्रक्चर रखेगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो एक बार ये पोर्शन और फिर दूसरा पोर्शन। तो अभी हमने क्या किया है, इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये अभी तक हमने स्टेप 1 किया है, क्योंकि इसको फिर आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी होता है। ये स्टेप 1 में हमने इस इक्वेशन में पुट किया और यहां तक हमारे पास पार्ट आ गया। अब हम कर रहे हैं स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हमारे पास आएगा कि अब इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, तो हमारे पास यहां आ जाएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इस पार्ट को -k² के इक्वल रखूंगा तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आएगी, और ये x वहां मल्टीप्लाई होगा तो +k² x इक्वल टू 0, तो एक ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वही जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो x आपका बाहर आ गया, ये आपके पास आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, हायर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास बचेगा m² + k² इक्वल टू 0, तो m आएगा ± आयोटा k। एंड जब कंजुगेट पेयर्स में आपके पास आयोटा का आंसर आ रहा है, इन दैट केस आप देखोगे जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ओनली दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है, सिर्फ वही x के बराबर है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा,
एक कांस्टेंट a cos के एक्स प्लस एक कांस्टेंट b साइन के एक्स। ये गाइज आपके पास स्पेस पार्ट का सॉल्यूशन आ जाता है। तो स्टेप 2 के एक स्टेप में हम यहां तक पहुंच गए। नाउ हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरा टाइम पार्ट है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद टाइम पार्ट, और हम पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि कंट्रास्ट बन जाए। सो नाउ सेकंड पार्ट, तो ये आपके पास है 1/α² t dt/dt इक्वल टू -k²। ये आपके पास आ गया। नाउ इसको हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -k² α²t। अब गाइज एक चीज देखो, ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको सेपरेबल, ठीक है, सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अगर हम करेंगे तो ये क्या है, ये t यहां पर आ सकता है, dt यहां जा सकता है। तो आपके पास क्या बनेगा, dt डिवाइड बाई t इज इक्वल टू -k² α² dt। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ t इज इक्वल टू, एंड ये आपके पास बन गया जो एक्सप्रेशन है -k² α² t। ये आपके पास एक्सप्रेशन बना। बट इसके साथ आप एक और एक्सप्रेशन इसमें कॉज कर सकते हो। एक कांस्टेंट आपको कॉज करना है, ठीक है, और वो कांस्टेंट हम उसको एक कांस्टेंट c कंसीडर कर सकते हैं। फाइन। एट द एंड हम उसको मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में या लॉग के टर्म्स में, इस तरीके से करके। नाउ तो t क्या होगा, t पार्ट क्या होगा, ln को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो e⁻⁻ -k² α² t, और ये बनेगा इनटू e⁻c। तो इसको हम एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, और जिसको e⁻c को एक d कांस्टेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। अब वो नाम है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने c के बाद d उसका नाम रख दिया। सो दैट इज अप टू अस, ठीक है। तो ये आपके पास x और t की वैल्यू आ गई। नाउ तो अगर मैं x और t की वैल्यू को देख रहा हूं साइमल्टेनियसली, तो मेरे पास ये सॉल्यूशन किस तरीके का नजर आएगा। लेट्स लुक एट। तो ये जो मेरे पास टोटल सॉल्यूशन है, तो ये x और t से मिलकर बना है। x क्या है आपके पास, दैट इज a cos kx प्लस b sin kx इनटू आपके पास है d e⁻⁻ k² α² t। ये गाइज आपके पास एक्सप्रेशन बना। अब आपको पता है कि भी देखो ये कांस्टेंट है, ये अगर इसके साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक कांस्टेंट्स बनेंगे, तो आप इसको चाहे तो हटा सकते हो, और आपके पास ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जिसमें ओवरऑल आपके पास दो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप या तो अगर लिखना चाहो तो a' और b' करके भी लिख सकते हो, ठीक है, बट वो कांस्टेंट्स हैं, अभी तो उनको सॉल्व करना है। हमारी कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इनको a' b' नहीं लिखते हैं, a b ही वापस लिख दो, ठीक है। तो अभी तक तो जस्ट कांस्टेंट ही है, हालांकि मैथमेटिकली दे आर डिफरेंट एंटिटीज, तो उनको a' b' लिखना चाहिए, बट अभी हमें उसे सॉल्व करना है। तो a और b उसे लिख भी दो तो कोई ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नेम। नाउ तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसको सिंपल आप लिख सकते हो a cos kx प्लस b
साइन के एक्स ई रेज टू द पावर माइनस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी। तो स्टेप 2 के बाद गाइस ये आपका फर्स्ट हैंड सॉल्यूशन है जो कि आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ओवरऑल क्या है, अगर हीट इक्वेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आगे कंडीशंस होगी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हीट इक्वेशन की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहां सॉल्यूशन तक तो आना ही पड़ेगा। बाद में डिपेंडिंग अपॉन बाउंड्री कंडीशंस जो कि कुछ भी हो सकती हैं, वो क्या है आपके पास ए और बी, ठीक है, ये आपके पास फाइंड आउट आप कर सकते हो। तो ये मेन मुद्दा है जो हम करना चाहते हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है वो कैसे आएगा या क्या चीज है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक रोड है, वन डायमेंशनल रोड है, टू डायमेंशनल शीट भी हो सकती है, तो यही इक्वेशन टू डायमेंशनल भी बन सकती है, लेकिन अभी हम सिंपलेस्ट वे में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो वन डायमेंशन के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, वन डायमेंशन के अंदर आपने उस रोड को आपने हीट किया, तो अब आपने वो कैंडल वहां से हटा दी। अब क्या है, अब टेम्परेचर का एक प्रोफाइल है। ये क्या है, ये आपके पास एक इनिशियल फंक्शन है। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एक इनिशियल फंक्शन है क्या, टाइम टी इक्वल टू 0 अभी हीट का प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो वो चीज अभी हम देखेंगे कि वो फंक्शन उसको हम कैसे टैकल करते हैं, उसको भी हम उसी तरीके से टैकल करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। तो प्रीवियस लेक्चर आप अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ये भी क्लियर हो जाएगा। नाउ तो हम कंडीशंस देखते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, सॉल्व द हीट इक्वेशन। अब आपको हीट इक्वेशन सॉल्व करनी है, गिवन दैट, अब इसमें जो वो फंक्शन है उसको u में लिखा हुआ है, बट नेवर माइंड, h हो, u हो, f हो, वो तो बस नाम है, ठीक है। सो u0t एंड u pi t इक्वल टू 0, गिवन दैट u0t एंड u pi t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो दो कंडीशंस आपको ऐसे गिवन है। अब एक और बात आपके पास आ जाती है, मतलब ऐसा भी कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि u can't be equal to infinity as t tend to infinity। तो मतलब कहीं पर कोई भी टेम्परेचर प्रोफाइल हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए कि जिससे आपके पास लॉन्ग टर्म में भी टेम्परेचर इंफिनिटी हो गया। भाई ऐसे थोड़ा होता है, तो ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अलोंग विद दैट अब उन्होंने एक और कंडीशन दे रहे हैं, एंड u जो है x0 जब टाइम t इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उस रोड को कितना गर्म किया हुआ है, कहां कहां कैसे कैसे हीट किया हुआ है, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड एज आपके पास इज इक्वल टू पाई x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इनिशियल एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन के ऊपर बेस्ड हम कह सकते हैं कि हमने उसको हीट किया हुआ है। तो अब आप ऑटोमेटिकली वैसे तो देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो भी 0 आ जाता है, पाई रखता हूं तो भी इस फंक्शन में 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे हीट किया हुआ है कि 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, बीच में कुछ भी प्रोफाइल है, इसका मतलब बीच में ये हीट ज्यादा है, कोनों पे कम है, ऐसा कुछ इसका टेम्परेचर प्रोफाइल है। अब अगर उसे मैं टाइम में छोड़ दूं तो धीरे 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 वो हीट कॉर्नर की तरफ बढ़ने लगेगी, फैलने लगेगी और यूनिफॉर्म होना चाहेगी। तो वो यूनिफॉर्म क्या है, जब t टेंड टू इंफिनिटी होगा तब तो वो यूनिफॉर्म हो ही जाएगी, बट
बिफोर दैट वो किस स्टेट से होके गुजरेगी, अगर t टेंड टू इन्फिनिटी नहीं है 30 सेकंड के बाद उसका प्रोफाइल क्या होगा, ये सब हम देखना चाहते हैं नाउ। तो भाई पहले सबसे पहले कंडीशंस तक जाते हैं, और क्योंकि हीट इक्वेशन बताई हुई है हमें, तो सबसे पहले स्टेप 2 में जो आपके पास सॉल्यूशन है, जो हमने वेव इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि वेव इक्वेशन में जो वेव जो भी स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के इनिशियल और फाइनल पॉइंट बंधे हुए थे। तो वहां पर हमने उनको पहले स्टडी कर लिया था कि ये तो जी बंधे हुए मिलेंगे, एंड देन इनकी वजह से अब बीच में वेव क्या बनेगी वो आपको देखना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई बंधे हुए नहीं है, तो आपको यहां पर भी कंडीशन देखनी पड़ेगी, और इतना ही सॉल्यूशन आप याद रखोगे। तो अब लेट्स अप्लाई दिस। तो ये जो हमारे पास uxt है, ठीक है, अब तक के सॉल्यूशन से स्टेप 2 के बाद हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज अब तक के सॉल्यूशन के बाद हमें ये आंसर आया। नाउ हम पुट करते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। तो ये था हमारे पास अभी तक स्टेप 2। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में लेट्स स्टार्ट विद बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये फंक्शन भी 0 होगा। तो x की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 uxt इज इक्वल टू 0, ये आपके पास 0 है इक्वल टू, अब गाइस कोस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो ये पोर्शन खत्म, एक बचेगा a और एक बचेगा e रेज़ टू द पावर माइनस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी। तो ये आपके पास पोर्शन बचेगा। इससे हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो अभी एक्सपोनेंशियल डिके है, तो ये तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग है। ये पोर्शन a आपका 0 हो सकता है, तो इससे हमने इंटरप्रेट किया कि भी a 0 हो गया। तो अब जो आपका सोल्यूशन है उसमें a जो है वो हमने 0 इसको डिक्लेयर कर दिया, ये पोर्शन खत्म। अब इतना क्वेश्चन रह गया, इतना। नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू पाई uxt इक्वल टू 0। अब यहां क्या होगा, यहां आप देखोगे कि अगर x की जगह मैं पाई पुट करूंगा तो b इक्वल टू b इंटू साइन, यह है k इंटू एक्स, तो k इंटू पाई, ठीक है, तो ये है आपके पास जब पाई पुट किया इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस ये आपके पास एक्सप्रेशन आया। अब यहां पर भी 0 कौन हो सकता है, अब 0 अगर हम देखेंगे तो या तो b 0 होगा, या साइन के पाई 0 होगा, या दिस एक्सपोनेंशियल पार्ट ये आपके पास 0 होगा। अब मेन सोचने की बात यह है कि जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ठीक है, ये आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो भाई वही अभी मैंने जो डिस्कस किया कि ये तो भी अलग अलग टाइम पे आपका अलग अलग होगा। दूसरी चीज, ये b आपका 0 नहीं हो सकता, वाई नॉट, a तो 0 हो ही चुका है, b भी अगर 0 मान लिया तो भैया स्पेस पार्ट रह क्या जाएगा, तो फिर क्वेश्चन कर क्यों रहे हो, घर बैठो अपना मजे करो। तो b 0 नहीं हो सकता, ठीक है, साइन के पाई जो है ये 0 हो सकता है। एंड द कंडीशन जब आपके पास साइन के पाई इज इक्वल टू 0, तो ये कब होता है, व्हेन दिस इज इक्वल टू साइन एन पाई, तो के पाई इज इक्वल टू एन पाई, तो के पाई इज इक्वल टू एन पाई, और n आपको पता है n आपके पास एक इंटीजर है,
ठीक है, 0 1 2 3 4 मतलब +-1 +-2 +-3, तो ये सब इसके पास ये नंबर है। तो अब इससे हमें क्या पता चला, k इज इक्वल टू n। तो k भी आपके पास इंटीजर है, तो आप k की जगह n पुट कर सकते हो। तो इससे हमें ये चीज पता चली। तो ओवरऑल हमारे पास अभी तक सॉल्यूशन क्या बन गया, हमारे पास गाइज ये सॉल्यूशन बन गया कि ये जो हमारे पास है u x t, अब इसमें एक अभी हमारे पास कांस्टेंट है b, और उसके बाद साइन के x, लेकिन k की जगह हमें पता चल गया कि वैल्यू है n x, जिसमें n क्या है, अभी एक इंटीजर है, और e रेज टू द पावर माइनस ये है k स्क्वायर, k स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर अल्फा स्क्वायर t। तो गाइज ये अभी तक का आपका सॉल्यूशन है, जब तक हम इसको स्टेप 3 के अंदर, जब तक हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये अभी तक का आपका सॉल्यूशन है। लेकिन गाइज ये क्या है, ये n पे डिपेंडेंट है, n की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 सब अलग अलग वैल्यू है। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो un। तो ये क्या है, पहला सॉल्यूशन u1 u2 u3 u4, तो ऐसे अलग अलग तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। एंड ये चीज आपने पढ़ी है या आप समझते होंगे कि फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, सम ऑफ सॉल्यूशंस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। तो जब आपके पास ये सारे सॉल्यूशन हैं, तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ओवर n। तो ये समेशन ओवर n, और ये आपके पास क्या है, जो un xt, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास बनेगा। अब ये आपके पास सॉल्यूशन बना, या इसको अगर मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करके लिखूं, तो इस चीज को अगर मैं यहां पर लिखता हूं, तो टोटल सॉल्यूशन आपके पास जो है, समेशन ओवर n, एंड देन आपके पास एक कांस्टेंट है b साइन एन एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया है। नाउ अब ये जो कोफिशिएंट है ये भी तो सबके साथ अलग अलग हो सकता है, तो हम यहां पर भी इसके साथ एक n अटैच कर देते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू आपके पास ये एक्सप्रेशन, मतलब ये जो बी एन की वैल्यू है ये वेरी करेगी। अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 पे। अब हम आते हैं स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हम देख रहे हैं कि ये जो आपके पास फंक्शन है दैट्स इट, कोई बात नहीं, सही ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, और वो क्या कंडीशन गिवन है कि ux0 मतलब t इक्वल टू 0 के ऊपर उसकी हीट की प्रोफाइल हमने छोड़ी कैसे। भी हीट की प्रोफाइल फिर से मैं समझाता हूं, इसका मतलब मान लो मैं कॉर्नर से उसको गर्म करूं तो क्या होगा, कॉर्नर पे हीट ज्यादा होगी और दूसरे कॉर्नर पे जाते जाते हीट कम होगी। अगर मैं उसको ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं उसको बीच में गर्म कर रहा हूं तो क्या होगा कि बीच में हीट ज्यादा होगी और कोनों पे कम होगी। अगर मैं उसे किसी भी एक कोने पे, या मैं उसे दो जगह पे गर्म कर रहा हूं, या मतलब दोनों कोनों पे, तो क्या होगा, दोनों जगह हीट ज्यादा होगी और बीच में कम होगी। तो इस तरीके के से किसी भी तरीके से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है जिस तरीके से हमने उसे हीट किया। अब उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर है। अगर हमारे पास इनिशियल ये कंडीशन है कि शुरुआत में कहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, कहां पर टेम्परेचर कम है, कहां पर हीट कितनी है, अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है देन हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है
दैट यू एक्स ज़ीरो, तो अगर मैं इसमें फाइंड आउट करता हूं यू एक्स ज़ीरो, तो वो मेरे पास आ जाता है समेशन फॉर एन बी एन साइन एन एक्स, और क्योंकि t इसमें 0 हो गया तो ये क्वांटिटी हो गई 1, तो ये आपके पास इस तरीके का एक्सप्रेशन बन गया। नाउ अब अगर आप इसको देख रहे हो कि u x 0, तो ये आपके पास बी एन साइन एन एक्स, ये गाइज इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बना है। अब ये किसके बराबर है? ये है आपका एक फंक्शन ऑफ x जो आपको गिवन है, विच इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हमने सम ऑफ साइन सीरीज के तौर पे लिखा हुआ है। तो जैसे हमने फोरियर सीरीज में किया था, तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट्स अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब एक फंक्शन को सम ऑफ साइन सीरीज के तौर पे लिखा हुआ है, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? सो बी एन विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास रोड की लेंथ क्या है जी, वो है 0 टू पाई, ठीक है। नाउ हमारे पास 2/t यहां पर मल्टीप्लाई में होता है, साथ में हमारे पास होता है एफ एक्स फंक्शन, और फिर हमारे पास होता है, क्योंकि साइन के कोफिशिएंट है तो साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमें सॉल्व करना है टू फाइंड बी एन। ये हमारे पास फंक्शन है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम चाहें तो दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। और ये आपके पास आ गया माइनस एक साइन है एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको u इंटू वी करके सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डू दिस। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2/पाई है, और आप क्या कहते हैं, एक पाई आप बाहर ले सकते हो, x एज इट इज साइन का कोस एन एक्स बाय एन विद अ माइनस साइन, ये जाएगा 0 टू पाई। अलोंग विद दिस सेकेंड पार्ट इसका जो बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब x जो है उसका डिफरेंशिएशन, और साइन का माइनस कोस, और ये भी आपका है 0 टू पाई, और कोस का हो जाएगा साइन एन एक्स एंड देन डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये एक पार्ट की वजह से हो गया, बट पाई जो है वो पूरे से मल्टीप्लाई में है। सेकेंड पार्ट माइनस, ये इसको क्या है, इसको हमें दो बार करना पड़ेगा। एक बार तो आ गया एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स विद माइनस साइन डिवाइड बाय एन, ये है 0 टू पाई, एंड देन माइनस साइन 0 टू पाई, इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास 2x, और फिर इसका जो इंटीग्रेशन है वो है आपके पास कोस एन एक्स वन मोर वाई माइनस साइन डिवाइड बाय एन डी एक्स। तो दो पोर्शन इसके और दो पोर्शन इसके। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। सो दिस विल बी योर 2/पाई पाई कॉमन, और ये इस पूरे से मल्टीप्लाई में है,
एंड एक माइनस साइन है, बाकी हमने उसको अंदर ही सॉल्व किया है। नाउ तो गाइज अगर ये पाई वैल्यू में रखता हूं तो इसके साथ ये एक पाई तो बाहर है, ये जो x है माइनस पाई और कोस एन पाई, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एन पाई क्या होता है, -1 की पावर n होता है, और ये एक और माइनस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई और -1 की पावर n डिवाइड बाय n। तो ये तो है हमारा पाई पुट करने पे, जीरो पुट करने पे यहां जीरो पुट होगा तो सब जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास -1 की पावर n+1 इसको हम लिख सकते हैं। ये आपके पास पहला पोर्शन बन गया। दूसरा पोर्शन इसका दिस वन, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा साइन nx बाय एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा +1/n² साइन nx, जो कि है आपका 0 to पाई। अब ये दोनों कंडीशन में 0 होता है तो आपका सिर्फ इतना पोर्शन बच जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन हम उसमें देखेंगे। तो जब अगर इसमें पाई मैंने पुट किया तो ये क्या है हमारे पास पाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, और ये आ गया कोस n पाई बाय n, ठीक है। तो कोस n पाई -1 की पावर n होता है, तो ये बनेगा प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, -1 की पावर n डिवाइड बाय आपके पास जो फैक्टर है दैट इज n, ठीक है। ये आपके पास प्लस में आया है और यहां पर ये -पाई² आ रहा है। सो लेट्स लुक एट, हो सकता है ये कट भी जाएगा। नाउ इसके पोर्शन को, सेकंड पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। वो क्या है, वो अगर हम उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल पहले पोर्शन जैसा पोर्शन है, मतलब उसमें भी उसको बाय पार्ट्स इसको करना पड़ेगा। एंड देन इस पोर्शन इज -2 and integration from 0 to pi, and the quantity with this is x into cos nx by, तो by n भी बाहर निकाल देते हैं, x into cos nx dx। तो स्पेशली दिस पोर्शन ये हमारे पास है, दिस पोर्शन इज 0, क्योंकि साइन n पाई या साइन 0 दोनों ही क्वांटिटीज आपके पास 0 होती हैं। अलोंग विद दैट अगर मैं पाई को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2/पाई अभी बाहर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जरूरत पर, एंड ये आपके पास आ जाएगा -पाई² -1 n डिवाइड बाय n, और एक मेरे पास यहां पर क्वांटिटी है प्लस पाई² -1 n डिवाइड बाय n। तो ये दोनों क्वांटिटीज भी आपकी कैंसल हो जाती हैं। नाउ फाइनली आपके पास बचती है ये क्वांटिटी जो कि है -2/n फ्रॉम 0 to पाई x cos nx dx। तो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, एंड व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट विल वी गेट, सो ये 2/पाई और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास आ जाता है -4 डिवाइड बाय n पाई, ये हमारे पास आता है। एंड इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं अगेन, तो कोस एंड देन साइन nx बाय n माइनस, अब कोस का साइन देन साइन का कोस, तो ये आपके पास आ जाता है अगेन कोस nx बाय n स्क्वायर फ्रॉम 0 to पाई। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ गाइस, अब क्योंकि ये 0 to पाई है, अगेन दिस विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि n पाई पे और 0 पे दोनों पे ये टर्म आपकी 0 है, और आपके पास क्या बच जाता है। तो इस केस में जब हम इसको पुट करेंगे, अभी हम एक काम करते हैं, n² बाहर ले जाते हैं, -4/n³ पाई, ये अभी हमारे पास आ गया है। अब इसमें हम
कर सकते हैं क्या, इसमें पुट करेंगे तो cos n पाई माइनस cos 0, ये हमारे पास टर्म आई, एंड दिस बिकम्स minus 4 by n cube pi, and this becomes minus 1 raised to the power n and minus 1. ये आपके पास टर्म बन गई. नाउ अब इसमें जो पावर n है हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू इवन होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 1 बनेगा, माइनस 1 0 आ जाएगा. तो इसके आपके पास दो आंसर आ रहे हैं. तो ये आपके पास टोटल 0 आ रहा है फॉर इवन n के लिए 0 आ रहा है, लेकिन जब ये n ओड होगा तो आपके पास क्या होगा, तो फॉर ओड n ये आपके पास -1 होगा, -1 -2, और ये आपके पास आ जाएगा 8 बाय n क्यूब पाई फॉर ओड n, लाइक दिस. तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है जो इसके कोफिशिएंट के लिए आ रहा है, जैसे आप फोरियर में सॉल्व करते हो एग्जैक्टली लाइक दिस. तो जस्ट थोड़े से एक्सटेंडेड इंटीग्रल्स हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो और उसके थ्रू आप आंसर तक पहुंच सकते हो. नाउ तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा कि अगर मुझे ऐसा फंक्शन पहले दिया हुआ है और फिर मेरे पास फाइनल आंसर इस केस में क्या बनेगा, तो जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू. तो ये जो मेरे पास आंसर है टोटल सॉल्यूशन, इसके अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे एंड फाइनली वी गेट u एक्स टी मेरे पास है समेशन ऑफ n, ठीक है. तो इसमें n कौन से है, ओड n, ठीक है. जितने भी ओड n होंगे वो हम सम कर रहे हैं. नाउ अब bn की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 8 बाय n क्यूब पाई, तो 8 बाय n क्यूब पाई. अलोंग विद दैट हमारे पास प्रोडक्ट में जो टर्म है वो है हमारे पास साइन nx एंड द एक्सपोनेंशियल टर्म. तो ये है हमारे पास साइन nx e रेज टू द पावर माइनस n स्क्वायर अल्फा स्क्वायर t. तो ये आपके पास टर्म है. अब हम n से इंडिपेंडेंट वाली चीजें हम बाहर रख देते हैं और फॉर ओड n हम ये कर रहे हैं साइन nx बाय n क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर माइनस n स्क्वायर अल्फा स्क्वायर t. तो सभी ओड n के लिए ये एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से सॉल्यूशन होगा हीट इक्वेशन का, कि अगर आप t इक्वल टू 0 कहोगे तो ये फंक्शन होगा, और जैसे ही आप मतलब सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स इन टर्म्स ऑफ साइन ये फंक्शन होगा. जैसे ही टाइम बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, ये इस फैक्टर से एक्सपोनेंशियली आपका डाउन जाता जाएगा. जहां पर भी टेम्परेचर हाई है वो डाउन जाता जाएगा, जहां पर डाउन है वहां पर ऊपर आता रहेगा. तो इस तरीके से आपका वेव फंक्शन इस तरीके से आपका जो फंक्शन है एक्सप्लेनिंग द हीट, नॉट द वेव फंक्शन हमारा लास्ट लेक्चर में था, तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहां पर. सो गाइस, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर एक रिकैप लेते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया. सबसे पहले हमने देखा कि एक हीट इक्वेशन या एक डिफ्यूजन इक्वेशन कैसी होती है. वो इस तरह की इक्वेशन आपको नजर आती है. तो अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है कि जिसमें हम जो फंक्शन है उसको सेपरेट कर देते हैं दो अलग अलग तरह के फंक्शंस में, जो कि इंडिपेंडेंटली अपने अपने वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. तो उन पे बेस्ड हम कर देते हैं, देन वही हम इसका सोल्यूशन करते हैं. अब इसका सोल्यूशन करते हुए हम स्पेस और टाइम दोनों का एक एक पार्ट निकाल लेते हैं और ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है. आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हम देखते हैं. अब क्या है, वहां सोल्यूशन आ गया. अब उसी सोल्यूशन के अंदर उस सोल्यूशन को हम याद रख सकते हैं, और जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो
उसमें हम आइडिया लगा सकते हैं कि जैसा आंसर गिवन है तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा इसमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसमें के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं कभी भी। तो नाउ अब ये क्या है कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है u0t एंड u πt, इसके ऊपर ये जीरो है, फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है, ये चीज गाइज आप सॉल्व करोगे, कंडीशंस आपने पुट की, कंडीशंस पुट करके आपके पास जो जो चीजें आई तब आपके पास सॉल्यूशन ये रह गया। अब ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, कि ये n पे डिपेंडेंट है, तो ये तो वन ऑफ द सॉल्यूशन है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 एक हो सकती है कोई। अब उसमें जो एक आपके पास सॉल्यूशन है हम देखेंगे उसमें से कि भाई सम ऑफ सॉल्यूशंस विल आल्सो बी ए सॉल्यूशन, और सबके साथ जो कोफिशिएंट हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो इसको हम फोरियर सीरीज के तौर पे समझते हैं कि किसी फंक्शन को अगर सम ऑफ साइन सीरीज के तौर पे लिखा जा सकता है तो हम ऑटोमेटिकली उस पीरियड के लिए उस कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देन ये इसका फॉर्मूला होता है, फोरियर में हमने पढ़ा है, वही चीज हम अप्लाई करते हैं एंड फाइनली वी सॉल्व दिस, एंड एज लॉन्ग एज वी सॉल्व दिस हम ये सब सॉल्व करके वहां कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आइदर इट्स वैल्यू विल बी 0 और इट्स वैल्यू विल बी 8n³ पाई। इन दिस वे हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि ये जो uxt है इसके अंदर हम bn की वो वैल्यू पुट कर दें जो वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। अब वो हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है विच इज अ सॉल्यूशन कि आपकी हीट इक्वेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी और स्पेस में कैसी नजर आ रही होगी। तो ये समेशन के तौर पे नजर आएगी कि सम ऑफ साइन सीरीज के तौर पे अभी हमें नजर आ रही है, और हर साइन सीरीज के लिए उसका एक्सपोनेंशियल डिके अलग अलग होगा। अगर ये ओड है इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 का मतलब आपके पास साइन nx इस तरीके का फंक्शन। इसको अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें तो मान लो ये है आपका साइन 1x, ठीक है, तो इसका डिके एक्सपोनेंशियली कैसे हो रहा होगा, इसका डिके e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी, इस तरीके से इसका डिके हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं दूसरा कंपोनेंट लूं जब n की वैल्यू 3 होगी तो ये क्या होगा, तो जब n की वैल्यू 3 डिवाइड बाय n³ भी है तो वो क्या है 9 टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कम होगा, ठीक है, 1/3 क्यूब करेंगे, सॉरी 27 टाइम्स, तो वो एक बड़ा छोटा सा फंक्शन होगा वैसे तो, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है साइन x तो ये है आपके पास साइन 3x, तो ये कैसे डाउन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियली 9 टाइम्स फास्टर डाउन जा रहा होगा। कोई भी चीज जो एक्सपोनेंशियली डिके करती है इसका एम्पलीट्यूड जो यहां पर है कितने टाइम में वो डाउन 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 जाएगा, वो इस फैक्टर से डाउन जा रहा होगा। इसका जो एम्पलीट्यूड है किसी भी पॉइंट पे वो कैसे डाउन जा रहा होगा, वो इस फैक्टर से डाउन जा रहा होगा। तो जैसे जैसे फैक्टर बढ़ते जाएंगे मतलब 5th पावर, वो तो और भी छोटा सा वेव फंक्शन हो जाएगा, सॉरी वेव फंक्शन नहीं साइन का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 5x लेंगे तो वो 125 टाइम्स पहले से उसका कम एम्पलीट्यूड होगा। तो ऐसे सब मिला मिला के और जितना हायर ऑर्डर का साइन वेव आपके पास होगी वो उतनी ही फास्ट डिके हो रही है क्योंकि n² यहां पर भी लग रहा है, तो एक्सपोनेंशियल का नंबर बढ़ता जा रहा है नेगेटिव में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक हीट के प्रोफाइल को आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिख दिया, और फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको साइन और कोसाइन के सॉल्यूशन के हिसाब से पता है, साइन और कोसाइन के सॉल्यूशन पेट सॉल्यूशंस है भी, उसके सॉल्यूशंस तो आप हीट इक्वेशन के लिए कभी भी करके रख सकते हो। तो साइन nx के लिए अगर आपने एक सॉल्यूशन बना लिया है तो किसी भी
प्रोफाइल का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लो और उसके ऊपर साइन और कोसाइन वाला सॉल्यूशन लगा दो। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज लाइक कि उसी चीज को सॉल्व करना बट फ्रॉम अनदर वे, कि जब आपके पास साइन या कोसाइन के लिए आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है, आपने वो याद किया हुआ है, तो आप किसी का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म करके आप एक सीरीज बना लेते हो और उसमें जो भी साइन की टर्म है और कोसाइन की टर्म है उसके लिए वो सीधा आंसर वहां पुट कर देते हो, क्योंकि समेशन है। समेशन है तो वो इक्वेशन सब पे लग रही है, ठीक है। तो ये मतलब जो चीज है थोड़ी सी समझने के लिए, इमेजिन करने के लिए, इट्स नॉट दैट इजी बट इट्स ओके। वो अभी आपको उस पर इतना ज्यादा टाइम और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट अपने लिए बस आप इतनी सोच रखिए कि अगर आपको इतना पोर्शन समझ आ गया जो मैं यहां बता रहा हूं, कि जो भी हमने प्रोफाइल कही है एक्स पाई माइनस पाई स्क्वायर, जो इस तरीके की टेम्परेचर प्रोफाइल है, तो उसमें यहां पर ये जो हीट इक्वेशन है ये समेशन के तौर पे है। तो इसका मतलब इस पे जो हीट है वो इस साइन फंक्शन से साइन एक्स बाय 1 से बनेगी, साइन 3x बाय 9 से बनेगा, ठीक है। इस तरीके का इनके सम से बनेगा और सभी के साथ एक फैक्टर ऐसा है जो एक्सपोनेंशियल डिके, उसके एम्पलीट्यूड्स को वो एक्सपोनेंशियली डाउन कर रहा है, फाइन। तो उनको अगर कलेक्टिवली समझो तो आपको पता चल जाएगा साइन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, किस हिसाब से साइन की वो जितनी ज्यादा है, ठीक है, जितने ज्यादा वाला कंपोनेंट है, ज्यादा एन वाला कंपोनेंट है, वो इतना ही फास्टर डिके करेगा और घुल मिल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे आप हीट इक्वेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, विच इज आई गेस इज अ वेरी गुड वे, कि आप अगर उसको फिजिक्स भी उसके अंदर की आप इमेजिन कर सकते हो। सो गाइस, उद्गम सीरीज के अंदर हम आपके लिए इसी तरह के लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं जो एडवांस्ड पोर्शन को कवर कर रहा है। मैथमेटिकल फिजिक्स में बेसिकली ऐसे टॉपिक्स मैंने टारगेट किए हैं जो जनरली हम क्लासेस में छोड़ देते हैं या एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं, बट उन्हें थोड़ा सा टाइम देके उन्हें अपने खेमे में किया जा सकता है या अपनी तरफ एक एक्स्ट्रा मतलब हथियार के तौर पे ऐड किया जा सकता है, जिसे आप मौका आने पर यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे आर यस सॉल्वेबल। और आपको अब सॉल्व करके पता भी चला होगा कि जस्ट बाउंड्री कंडीशन, एक पेट सॉल्यूशन याद रखो, उसके बाद जो भी कंडीशंस गिवन हो उसके बेस पे कोफिशिएंट्स के आंसर सॉल्यूशंस निकाल दो और उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पास उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सो इन दिस वे मतलब हम इस लेक्चर को यहां पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लैपलेस इक्वेशन जो है वो अगर हम सॉल्व करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, तो उसके सॉल्यूशन के अराउंड वी विल लुक एट। तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर हमारे पास पार्ट 3 होगा। आफ्टर दैट वी विल आल्सो कवर ग्रीन्स फंक्शन, जिसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर शुरुआत में उसको अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो बाद में उसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करके देखेंगे एंड ऑल्सो कुछ और चीजें हम देखेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक के ऊपर। हर बार नेट के अंदर 5 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो भी हम कुछ लेक्चर्स में वो पोर्शन जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है वो हम कवर करेंगे। सो इन दिस वे वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। आई होप यू लाइक अवर एफर्ट्स। आपका कोई भी अगर डाउट है या आपका कोई सजेशन है प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।